वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 5 को देखेंगे, जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया है। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, आपको याद है किसमें है? भाग 6 में। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, भाग 6 में जो सिर्फ राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य की जो कार्यपालिका है सबका उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ये आपके राज्य के महाधिवक्ता। ये देखिए, संविधान के 6ठे भाग में के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बतलाया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं कौन कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति बिहार का या फिर बंगाल का, अगर एक साथ दोनों को बनाना हो वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यालय है क्या है? 1 स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय, दूसरा केंद्र के अधीन कार्यालय, तीसरा राष्ट्रपति के अधीन कार्यालय, चौथा मुख्यमंत्री के अधीन कार्यालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए उत्तर आपका क्या है? देखिए, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, तो इस देखिए 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो राज्यपाल का कार्यालय है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ना कि केंद्र के अधीन कार्यालय है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों के अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में यह महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया था। राष्ट्रपति के अधीन भी कार्यालय नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों केंद्र हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री के तो होगा ही नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। ए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये तो असत्य होगा नहीं। बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने का संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। क्या स्पष्ट प्रावधान है? सी, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकते हैं। क्या यह सही है? डी है ऑप्शन, राज्यपाल 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या यह सही है? सोचिए। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने को संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि हमारा ये उत्तर असत्य। लेकिन आगे हम देखते हैं। सी जो है बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यह है उत्तर प्रदेश और यह है राजस्थान। अब इनमें 4 वर्ष यहाँ पे काम किया, तो 1 वर्ष इनके जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति चाहे तो 1 वर्ष के लिए यहाँ इनको राजस्थान में भेज सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर है। तो चौथा देखते हैं, राज्यपाल 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त होकर के नहीं आता तब तक यह पद खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका भंग हो सकती। इस कारण से इसे जो है खाली कभी नहीं किया जाता है। यानी कि राज्यपाल अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। तो हमारा उत्तर जो कि असत्य है बी और डी,
तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। यहाँ भी आपको असत्य कथन का चयन करना है। ए है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सही है, आपने पढ़ा भी है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। डी, इसके द्वारा कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यह भी सही है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो कब की गई थी? 1774 में। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा इनमें एक से अधिक, और गलत कथन कोई नहीं है। तुम्हारा उत्तर वैसे भी ई होगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों लाया गया था? ऐसा इसलिए लाया गया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे। इसके अलावा वो जो राजस्व यहाँ से इकट्ठा करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देते थे, जबकि कर्ज लेने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हमेशा जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ कि जब इस पे कर्ज का जो बोझ ज़्यादा हो गया, तब ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था कि क्यों ना हम इस कंपनी को कंट्रोल में ले लें। तो उसी समय पहली बार लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियमन करने के लिए। तो इसी के तहत यह सब प्रावधान किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है राजनाथ सिंह। तो पहला जो थे वो थे बलदेव सिंह। सरदार पटेल क्या थे? होम मिनिस्टर। छठा है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने अपने मुख्यालय को साबरमती से वर्धा स्थापित किया? बताइए कब किया? सोचिए। इसे उन्होंने किया था वर्ष 1934 में। कब? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी राजनीतिक रूप से कब एक दूसरे के संपर्क में आए? ये भी क्वेश्चन थिंकिंग वाला है। अब बताइए, आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ा होगा इससे। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। या ई, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। आपका जवाब लग रहा होगा कि इनमें से एक से अधिक हो सकता है ना? बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे। लेकिन जो पहली बार जो संपर्क में आए थे वो आए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ये हमारा पहला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। यानी रॉलेट कानून के विरोध में जब जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन क्या किया जा रहा था? विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, मतलब शांतिपूर्वक था। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया कि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन पे भी गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उसी के दौरान पहली बार गांधी जी और नेहरू जी एक साथ संपर्क में आए थे राजनीतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी चार्ज का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने कब सैंडर्स की हत्या की? बताइए आपका उत्तर क्या है? 8 अक्टूबर 1928, 18 नवंबर 1928, 18 दिसंबर 1928 या 18 जनवरी 1929? बताइए। इसका जो उत्तर है वह है 18 दिसंबर 1928 को।
लाला लाजपत राय पर हाथ लाठीचार्ज किस लिए किया गया था? साइमन कमीशन के विरोध में, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? ए 8 अप्रैल 1929, 8 मई 1929, 8 जून 1929, 8 जुलाई 1929। बताइए आपका उत्तर क्या है? सोचिए, इसका जो उत्तर है वह है 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से संबंधित है। स्टेटमेंट क्या है? कि हमें अपना अधिकार अवश्य प्राप्त करना चाहिए और जिसके योग्य हम हैं उसे तो प्राप्त करना ही चाहिए। बताइए यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? बताइए। इसका जो उत्तर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी बी। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब किया गया था? बताइए। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था और इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा किसका दर्जा दिया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। कब? 1987 में। चलिए हम देखते हैं एलिफेंटा गुफा को। ये देखिए, ये जो है मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर है। ये देखिए एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? ये यहीं पे एलिफेंटा गुफा है, इसी द्वीप पे। ये उसके अंदर का देखिए, इसमें जो है भगवान बुद्ध और भगवान शंकर की प्रतिमा भी है। ये जो पूरा जो चरित्र, ये जो बनाया गया पूरे एक जो चट्टान है उसे काट कर बनाया गया। देखिए पूरी तरह से एक समूचे चट्टान को काटकर इस प्रकार की नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं। सोचिए उस समय की तकनीक कितनी विकसित थी कि इस प्रकार के नक्काशी पूरे एक चट्टान को काट कर बनाया जाता। सोचिए अगर एक चट्टान में कुछ खराबी आ जाए तो उसे कैसे करते थे। अद्भुत तकनीक थी उस समय की और इतनी खूबसूरती के साथ उकेरा गया। तो आपने देखा कि एलिफेंटा गुफा कैसा है। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार का है एलिफेंटा गुफा। उसका ये बाहर का नज़ारा, ये देखिए वो जो पूरा एंट्रेंस था अभी हमने देखा अंदर किस प्रकार का था। ये भगवान की बुद्ध की मूर्ति। बताया आपको कि एलिफेंटा द्वीप पर है। इसका नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक विशाल हाथी के आकार की पर्वत पर या चट्टान पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहर की घोषणा किसने की थी? बताइए। अभी बीपीएससी ने पूछा था ना क्वेश्चन एक कि चित्रकला का उद्योग किसने लगवाया था। हालांकि बीपीएससी के द्वारा अकबर का उत्तर भी दे दिया गया है। तो इसका भी जो उत्तर है वह है अकबर। सन 1579 में धार्मिक वाद विवाद के कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अकबर ने एक घोषणा पत्र अर्थात मजहर की घोषणा की। इसके अनुसार अकबर को अब धार्मिक प्रश्नों पर भी अपना मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि धार्मिक प्रश्न पर मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1579 में, जब उसने मजहर की घोषणा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और भंडारण में टॉप राज्य कौन है? बताइए। यहाँ पे उत्पादन और भंडारण दोनों पूछा जा रहा है। कर्नाटक उड़ीसा या उड़ीसा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, बंगाल उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो उत्तर है, देखिए उत्पादन में आपका उड़ीसा प्रथम नंबर पे है और भंडारण में जो है वह है कर्नाटक। यानी कि सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार कहाँ पे होगा? कर्नाटक में, और उसे उत्पादन में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो इसी प्रकार बताइए, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन और भंडारण में प्रथम राष्ट्र कौन है? यहाँ पर एक ही राष्ट्र का नाम दिया है क्योंकि दोनों एक ही राष्ट्र है। अब बताइए कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोचिए, इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। काकेकस श्रेणी पर्वत किस महाद्वीप में है? बताइए। इसका उत्तर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर एशिया। बताइए। ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अफ्रीका। ये जो है एशिया और यूरोप के बीच में है। देखिए, हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो है ये है आपके काकेकस श्रेणी। कौन? काकेकस, यानी ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है एशिया और यूरोप दोनों के बीच में पड़ता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा कितने, फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग गलत, देशों से लगती है? बताइए। 4, 5, 6, 7। बताइए। इसका उत्तर होगा बी, 5। ये देखिए, ये हमने अभी देखा था कौन सा? ये कौन सा है? ब्लैक सी, और ये कौन सा है? कैस्पियन सी। और भी मैंने क्या बताया था आपको? ये है आपके काकेसस रेंज, है ना? ये काकेसस रेंज। तो इसकी जो सीमा है वो देखिए कितने देशों से है? कजाकिस्तान 1, तुर्कमेनिस्तान 2, ईरान 3, अजरबैजान 4 और रशिया 5। इसे आप शॉर्टकट बना सकते हैं कि रत। कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। इसकी कुल लंबाई है कितनी? 36,788 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताइए। वर्षा जोशी, राजीव जलोटा, परेश रावल, राजीव कुमार। परेश रावल तो आपको पता है NSD का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो ये तो हमारे नहीं होंगे, ये तो बीपीएससी में सर क्वेश्चन भी था। तो बताइए इन तीनों में से कौन होंगे? ये तो है नहीं। वर्षा जोशी बिल्कुल सही जवाब है, वर्षा जोशी। 19वां प्रश्न है, माधव गाडगिल समिति जो है किससे संबंधित है? बताइए। माधव गाडगिल समिति किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट के संरक्षण से, पूर्वी घाट के संरक्षण से, हिमालय के संरक्षण से, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं?
दरअसल पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल जी को रिपोर्ट देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। माधव गाडगिल ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारी बातों को बतलाया जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया। उनको अगर लागू किया जाए तो ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो एरिया है पश्चिमी घाट का, इसमें कोई भी इंडस्ट्री फिर लग नहीं पाएगा। उनकी जो मांग थी कि यहाँ पे पूरी तरह से डिसइंडस्ट्रियल जो होता है विऔद्योगिकरण कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे इंट्री बिल्कुल ना रहे, क्योंकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। तो इनके रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया, यानी ये हर वक्त चर्चा में आते रहते हैं, क्योंकि पर्यावरणविदों द्वारा मांग की जाती है कि इनके रिपोर्ट को लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री के तहत भारत सरकार ने सर्वप्रथम किस पड़ोसी राष्ट्र को कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराया? ये जो भारत का वैक्सीन पॉलिसी चल रहा है ना, उसका नाम जो वैक्सीन मैत्री रखा गया है, उसके तहत पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया से किस राष्ट्र को दिया गया टीका, मतलब कोविड-19 का? बताइए। ये जो है पहली बार भूटान को दिया गया है, उसके बाद अन्य राष्ट्रों को भेजा जा रहा है। तो हमारा पहला उत्तर होगा बी, भूटान। आज ही हमने करंट अफेयर के वीडियो में बताया था कि मिशन 4.0 क्या है या किससे संबंधित है। बताइए, देखा होगा आपने। बीज से, देसी नस्लों के पशुओं से, उद्योग से, पर्यावरण के संरक्षण से। बताइए। बीज से। कैसे? जो 4.0 जो चलाया जा रहा है मिशन, इसके तहत क्या किया जाए कि हाइब्रिड बीज का उत्पादन किया जाएगा। कुल कितना लक्ष्य रखा गया है? 4 लाख टन, और मांग कितनी है? 12 लाख। तो ये जो है, इसमें कौन से गेहूं और मक्का का? देखिएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 से। 22वां प्रश्न है, इतिहास में पहली बार किस तिथि को भारतीय सेंसेक्स 50,000 के आंकड़े को पार कर गया? ये छोटे छोटे एग्जामों में और बीपीएससी में तो खास करके इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पहली बार कोई घटना घटती है तो वो जो है तारीख है। बताइए। अभी तो याद रहेगा आपको, लेकिन जब अक्टूबर में एग्जाम होंगे तब तक काफ़ी सारे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इस कारण से ये जो प्रश्न आप देखेंगे तो बार बार ऐसे याद रहेगा। तो बताइए, कब किया गया था? ये जो है 21 जनवरी 2021 को जो भारतीय जो सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या किया? 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। 23वां, बिहार में सर्वप्रथम मानव श्रृंखला कब बनाई गई थी? बताइए। ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी 2019, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। सुबह हमने पढ़ाया था ना कि इसे लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ना। तो बताइए कि इसे कब, मतलब ये पहली बार मानव श्रृंखला बनाई गई थी। जो मानव श्रृंखला जो है, इस बार जो जल जीवन हरियाली पर बनाया गया था 2020 में, उसे शामिल किया गया है। जबकि वर्ष 2017 में पहली बार मानव श्रृंखला बनाया गया था। पहली बार वो किससे था? नशा मुक्ति के लिए। उस बार 2018 में बनाया गया, वो ऊपर था दहेज उन्मूलन के खिलाफ, है ना, दहेज उन्मूलन के लिए। बिहार में सर्वप्रथम मानव श्रृंखला वर्ष 2017 में नशा मुक्ति के लिए बनाई गई थी, जिसकी जो कुल लंबाई थी 12,760 किलोमीटर थी। कितनी? 12,760। जबकि दूसरी मानव श्रृंखला वर्ष 2018 में दहेज व बाल विवाह के खिलाफ बनाए गए थे, जिसकी लंबाई 14,080 किलोमीटर थी। सुबह मैंने बताया जैसा आपको, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया का लार्जेस्ट क्या बताया गया? ह्यूमन चैन माना गया है। ह्यूमन चैन, और उसे
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में शामिल किया गया है। 24वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है अंतिम। और प्रथम पे कौन है बताइए? कर्नाटक। और जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है वो सेकंड एडिशन है, यानी कि दूसरा। और फर्स्ट एडिशन में भी बिहार लास्ट पर था और इस एडिशन में भी बिहार लास्ट पे है। और फर्स्ट एडिशन में बिहार कर्नाटक जो है प्रथम पे था और इस एडिशन में भी कर्नाटक प्रथम पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम पे कौन है बताइए? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है बताइए? ए नेताजी एक्सप्रेस, बी जयप्रकाश एक्सप्रेस, सी सुषमा स्वराज एक्सप्रेस, डी अरुण जेटली एक्सप्रेस। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। कालका मेल का जो नाम रखा गया वो है नेताजी एक्सप्रेस, क्योंकि इस वर्ष 23 जनवरी यानी आज उनकी 125वीं जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है। इसके अलावा ये जैसा कि प्रश्न पूछा गया कि जो कालका मेल है उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ए। 26वां प्रश्न है, बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। इससे भी करंट अफेयर के वीडियो में आपको पढ़ाया है। इसका जो उत्तर है वो है ए बिहार। बिहार को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। इसे 25 जनवरी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन 11वां मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार जो 11वां होगा मतदाता दिवस। मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया था कि केंद्र और राज्य द्वारा किस प्रकार से बिहार को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। आप उसे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 26वां प्रश्न है, भारत का प्रथम ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? बताइए। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बताइए हमारा उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के बांकापुर में, जो कि कोपल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा ए बांकापुर कर्नाटक। फॉक्स के लिए क्या बनाया जा रहा है? वन्यजीव अभयारण्य। 28वां प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? पहले बताइए। मानव पूंजी सूचकांक जो है कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही जवाब, वर्ल्ड बैंक। और बताइए कि कौन सा रैंक है इसमें? जिसका है 16वां है, 116वां। तो प्रथम पे कौन है बताइए? सिंगापुर। तुम्हारा उत्तर डी होगा। ये देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में फाउंडेड कब हुआ था इसका? जुलाई 1994 में, 1944 माफ कीजिएगा, 1944। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो तो हमने देख लिया। हाँ, 29वां प्रश्न है, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इटली में, भारत में, जापान में, इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमने परसों पढ़ाया था आपको कि G20 शिखर सम्मेलन, G7 जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ किया जाएगा? G7।
बताइए, पहले वो बताइए, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। इसका जो किया था G7 का वो है इंग्लैंड। 2021 में जून में किया जाएगा ना, जिसमें भारत के अलावा 2 और राष्ट्र बताया था ना आपको, किनको इनवाइट किया गया है बताइए। एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है साउथ कोरिया। यानी कि 3 राष्ट्रों को इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। तो अब हम इस प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो है इटली। और 2022 में कहाँ होगा? पहले तो बोला जा रहा था कि इंडिया में किया जाएगा, लेकिन अब ये जो है 2022 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया। जबकि 2023 में कहाँ मनाया जाएगा? ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा भारत में। ये देखिए, इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2020 आफ्टर इटली एंड इंडोनेशिया। और मतलब इटली और इंडोनेशिया के बाद 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। जबकि ब्राज़ील को कब दिया जाएगा? 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी दी जाएगी। ये देखिए, अब इसके मेंबर्स को याद कर लीजिए आप। उत्तरी अमेरिका से 3 आते हैं, देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका से कौन कौन आए? 3, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। ये भी लाइन से आपको याद हो जाएगा। कनाडा है, उसके जस्ट नीचे यूएस है और ये मैक्सिको है। यानी कि 3 यहाँ से, ब्राज़ील से, दक्षिण अफ्रीका से 2, बताइए। तो हो गए ब्राज़ील और अर्जेंटीना। आपको दक्षिण अफ्रीका का मैप तो याद होगा, हमने पढ़ाया था आपको। और देखिए, यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो इस बार अध्यक्षता भी करेगा 2021 में। तो ये हो गया आपके 4, यूरोप से 4, है ना। और उसके बाद अफ्रीका से मात्र 1 देश है, वह है साउथ अफ्रीका। जबकि एशिया से ये भी, रसिया भी आपके इसमें आ जाएंगे यूरोप में। और टर्की, सऊदी अरबिया, इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया। 1 2 3 4 5 6 देश जो है वो कहाँ से हैं? आपके हो गए एशिया से। जापान जो है वो G7 का भी सदस्य है ना, आपको तो पता है, ये G7 का भी सदस्य है। और ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है इसमें। और इंडोनेशिया कब किया जाएगा? 2022 में। तो ये कुल मिलाकर के 19 हो गए और +1 होते हैं, क्योंकि ये इसमें यूरोपीय यूनियन भी, जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इसका मेंबर होता है। तो 19 + 1 = 20। तो ये G20 में इतने राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-नगाह अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? पहले बताइए कि अल-नगाह जो अभ्यास है वो है नेवी अभ्यास है, मिलिट्री है या एयरफोर्स का है? क्योंकि यह भी पूछ दिया जाता है। बताइए, ये जो अभ्यास है वो ना नेवी है ना ही एयरफोर्स है, वो है मिलिट्री। और ये जो किया जाता है वो किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और ओमान के बीच। ये देखिए, है ना, इंडिया और ओमान। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है अल-नगाह। तो आज हमने 30 प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार से आप अभी और भी प्रश्नों को देखते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।